अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। वैश्वीकरण शब्द आज के संदर्भ में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में से एक है। इस शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है जो आसपास के लोगों की बढ़ती अन्योन्याश्रयता को इंगित करता है। वस्तुओं, सेवाओं, मूल्यों और संस्कृति के आदान प्रदान से संबंधित दुनिया। हालांकि लोगों का आना जाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार प्राचीन काल का अभिन्न अंग रहा है, संस्कृतियों के रूप में अच्छी तरह से, और इसलिए हम दावा कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संपर्क नहीं है आधुनिक दुनिया के लिए अनन्य। वास्तव में पहले के समय में हम देख सकते हैं कि भिन्न सभ्यताओं ने एक दूसरे के साथ व्यापार किया और एक दूसरे की संस्कृति को भी आकार दिया। में मामले में क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया पूर्व आधुनिक समय में भी वैश्विक थी? वास्तव में प्राचीन काल में लोगों और वस्तुओं दोनों के लिए आवाजाही में अधिक आसानी हो सकती थी, चूंकि कोई परिभाषित सीमाएं नहीं थी या उस मामले के लिए यात्रा करने के लिए कोई वीजा आवश्यकताएं नहीं थी एक देश से दूसरे देश में। क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया पहले बहुत वैश्विक थी? फिर लोगों, संस्कृति और के आंदोलन की वर्तमान प्रकृति के बारे में इतना विशिष्ट क्या है? समकालीन संदर्भ में माल वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसने आर्थिक अंतर संबंध को जन्म दिया है और एक ही बाजार में दुनिया का एकीकरण। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है जो है पहले से कहीं अधिक देशों में लोगों के परस्पर जुड़ाव और आवाजाही की विशेषता है। ये सीमाओं के पार आवाजाही की मात्रा, पैमाना और गति है जो विशिष्ट है। माल, लोगों और विचारों की आवाजाही की समकालीन प्रकृति की वर्तमान प्रकृति वैश्वीकरण विश्व वित्तीय प्रणाली के एकीकरण की विशेषता है। चरम प्रौद्योगिकी पर निर्भरता और सूचना प्रौद्योगिकी पर भारी निर्भरता। आजकल एक स्थान पर होने वाली घटनाएं किसी अन्य स्थान या समुदाय की स्थिति दोनों को प्रभावित कर सकती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। उदाहरण के लिए वित्तीय बाजारों का एकीकरण जुड़ा हुआ है झटके और जोखिम के साथ, तुलनात्मक लाभ के लाभों के साथ। कई उदाहरणों के दौरान निरीक्षण करें कि एक देश में कोई भी आर्थिक झटका प्रभावित कर सकता है अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पहले से कहीं अधिक प्रतिकूल है। कोई भी युद्ध, सत्ता परिवर्तन या आर्थिक नीतियों में परिवर्तन आर्थिक स्थितियों और नीतियों को निर्धारित कर सकता है अन्य देश। इसलिए लोग अपनी जिज्ञासा और रुचि सामाजिक, आर्थिक और अन्य देशों में राजनीतिक विकास, क्योंकि किसी विशेष देश की घटनाओं में इसकी सीमाओं से परे निहितार्थ, इसमें आंतरिक और बाहरी को प्रभावित करने की क्षमता है। अन्य देशों की नीतियां भी। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव जैसे कार्यक्रम, ब्रेक्सिट का मुद्दा, तेल उत्पादक देशों की राजनीति, चीन का वन बेल्ट और वन सड़क नीति या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नीतियां उदाहरण के लिए कुछ मौजूदा रुझान जो कई देशों के लिए चिंता का विषय रहे हैं नीति निर्धारण पर इसके प्रभाव के प्रकार के कारण। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT जैसे संस्थान और समझौते आर्थिक संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए हैं। राष्ट्रों के बीच कोई भी राजनीतिक घटना, शासन परिवर्तन अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक देश में रहने वाले कई लोगों के संकेतक, आवाजाही और सुरक्षा, नौकरी, शिक्षा या पर्यटन के अवसर जैसे विभिन्न उद्देश्य। जैसा कि हम वैश्वीकरण शब्द से जुड़ते हैं, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वैश्वीकरण है अपने आप में एक अंत या एक रैखिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गैर रैखिक बहुआयामी प्रक्रिया है जो जटिल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है। दुनिया वैश्वीकरण ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित किया है, विभिन्न समुदायों को अलग अलग तरीकों से। हालांकि जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, यहाँ तक कि पूर्वाधुनिक काल लोगों के आंदोलन की विशेषता थी। व्यापार जैसे कारक, धर्म और खोजों की खोज ने लोगों के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को सुगम बनाया। सांस्कृतिक आदान प्रदान और विचारों का प्रवाह आधुनिक युग की भी विशेषता थी। लोगों और संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसे प्रमुख रूप से सुविधा प्रदान की गई थी राष्ट्र राज्यों का उदय, औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद। ये सभी कारक रहे हैं नए क्षेत्रों, बाजारों के लिए खोज को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विचारों का आदान प्रदान, विशेष रूप से पश्चिमी विचारों का प्रसार और उपनिवेश क्षेत्रों के लिए संस्कृति
वैश्वीकरण की समकालीन प्रकृति रही है विश्व युद्धों के निहितार्थों और सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों द्वारा ढाला गया वित्तीय बाजार और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी में क्रांति। कई विद्वानों ने प्रकृति और प्रभावों की जांच करने का प्रयास किया है। संस्कृति, राजनीति, अर्थशास्त्र और विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर इसलिए वैश्वीकरण के अध्ययन से अंतर्दृष्टि मिलती है। विभिन्न विषयों जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्री, राजनीति के विद्वान, मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक वैश्वीकरण पर सबसे उपयोगी चर्चाओं में से एक बहस का गठन करती है। संशयवादियों और वैश्वीकरण के पैरोकारों के बीच संशयवादियों का सकारात्मक पहलुओं की तुलना में कहीं अधिक प्रचलित है। वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि आर्थिक विनियमन और अंतर संबंध विभिन्न समुदायों और राष्ट्रों के लिए फायदेमंद रहा है। उनका तर्क है कि वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों के महत्व को मिटा देगा और राष्ट्र राज्य अपनी शक्तियों को खो देंगे क्योंकि दुनिया और अधिक हो जाएगी अन्योन्याश्रित और जुड़ा हुआ। उदाहरण के लिए केनिची ओहमाई जैसे हाइपर ग्लोबलाइज्ड बॉर्डरलेस वर्ल्ड और डैन जैसे कार्यों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। राष्ट्र राज्य का गिडेन्स 1996, डेविड हिल्ड और एंथनी मैकग्री जैसे विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण है एक चिकनी और एक आयामी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो जटिल है विभिन्न प्रभावों के साथ। प्रकृति, डेविड हिल्ड और मैकग्रे 2003:3 लिखते हैं कि वैश्वीकरण की विशेषता है कि आपस में जुड़ाव और अन्योन्याश्रयता में तेजी लाना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं क्योंकि ये वैश्विक प्रवाह के बढ़ते परिमाण या तीव्रता का सुझाव देती है। ऐसा कि राज्य और समाज विश्वव्यापी व्यवस्थाओं में तेजी से उलझे हुए हैं और संपर्क के नेटवर्क का बिग कॉमन इस अध्याय में हम वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और तकनीकी आयामों पर चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयामों को समझने के लिए आइए हम चर्चा करें कि संस्कृति से हमारा क्या तात्पर्य है। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि संस्कृति शब्द से हमारा क्या मतलब है। संस्कृति है अक्सर व्यक्तियों या लोगों के समूह के लिए जीवन के एक तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें शामिल है विश्वास, दृष्टिकोण, प्रतीक और जिस तरह से लोग व्यवहार करते हैं और सोचते हैं। ये एक शब्द है जो संदर्भित करता है सामाजिक मानदंड, सामाजिक व्यवहार और कला। संस्कृति के सामाजिक रूप से संचरित व्यवहार पैटर्न, विश्वास और मूल्य। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें संस्कृति को एक ऐसी चीज के रूप में देखने की जरूरत है जो है स्थिर नहीं बल्कि जो समय के साथ बदलता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलता रहता है। शर्तें हम देख सकते हैं कि कोई भी संस्कृति कभी स्थिर नहीं रही। संस्कृतियां जो देखती हैं चारों ओर हमेशा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और के साथ मोल्डिंग, परिवर्तन और बातचीत कर रहे हैं। राजनीतिक तत्व इसी तरह संस्कृति को हाल की प्रवृत्तियों द्वारा आकार दिया गया है कि कैसे लोग दुनिया भर में या तो प्रौद्योगिकी के विकास के कारण बातचीत हुई है, परिवहन या वित्तीय प्रणाली का एकीकरण। इसलिए एक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण इसके सांस्कृतिक आयामों की भी विशेषता है और हम सांस्कृतिक की जांच करेंगे अगले भाग में। वैश्वीकरण के आयाम। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयामों को विस्तार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आंदोलन और दुनिया में एक दूसरे पर विविध सांस्कृतिक प्रभावों का गहनता। हालांकि हमें ये समझने की जरूरत है कि वैश्वीकरण और संस्कृति ने एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से बातचीत की है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम का आदान प्रदान शामिल है विचारों, मूल्यों, साझा संस्कृति और यहाँ तक कि संस्कृतियों में साझा उपभोग पैटर्न भी। पर एक स्तर पर इसे एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसमें का आदान प्रदान और साझाकरण शामिल है संस्कृतियों, जबकि दूसरी ओर इसे संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है। कई संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव का नए युग का एक पहलू माना गया है उपनिवेशवाद। नए युग का उपनिवेशवाद जिसमें विकसित और पश्चिमी राष्ट्र रहे हैं, न केवल विकासशील देशों और उत्तर औपनिवेशिक राज्यों पर प्रभाव बनाए रखने में सक्षम बाजार के माध्यम से लेकिन संस्कृति के माध्यम से भी। सांस्कृतिक प्राथमिकताओं, विचारों को ढालकर मूल्य और यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी पश्चिम पर अपना प्रभुत्व सुनिश्चित करने में सक्षम रहा है। गैर पश्चिम या विकासशील राज्य हम देख सकते हैं कि ये केवल उपस्थिति के माध्यम से नहीं है सेना का, लेकिन अन्य माध्यमों से भी एक देश बाकी हिस्सों पर अपना प्रभाव डाल सकता है। दुनिया के
विद्वानों का तर्क है कि पश्चिमी मीडिया की लोकप्रियता, खाने की पसंद, संगीत, टेलीविजन चैनलों ने सांस्कृतिक आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर में वरीयताएं। उदाहरण के लिए हमने अक्सर मच शब्द के बारे में सुना है। समाज का डोनाल्ड विकर्ण। इस शब्द को समाजशास्त्री जॉर्ज रिचर ने अपने में विकसित किया था 1993 में पुस्तक जो फास्ट फूड आर्थिक मॉडल की उपस्थिति को दर्शाती है और उनके सामाजिक संस्थाओं पर भी प्रभाव। अप्पादुरई 1996 एक प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने अध्ययन में अत्यधिक योगदान दिया है। वैश्वीकरण की जटिल प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए हमें एक बहुत ही उपयोगी सैद्धांतिक उपकरण प्रदान करता है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम। अप्पादुरई का उल्लेख है कि वैश्वीकरण एक है जटिल प्रक्रिया और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम भी रहे हैं। उसने व्यक्त किया कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पहलुओं को कठोर बाइनरी के रूप में नहीं समझाया जा सकता है। विकसित बनाम विकासशील दुनिया, पश्चिम बनाम गैर पश्चिम या के बीच उत्तर बनाम दक्षिण। वैश्वीकरण के निहितार्थ बल्कि जटिल और बहुमुखी। उनके अनुसार अलग अलग तरीके हैं कि कैसे संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और वे वैश्वीकरण की प्रकृति और प्रभाव का वर्णन करने के लिए 5 अलग अलग स्केप का उल्लेख करता है। दुनिया भर में संस्कृतियों 5 स्केप्स टेक्नोस्केप्स, मीडियास्केप्स, इथनोस्केप्स हैं। वित्त परिदृश्य और विचारधारा। नृवंश विज्ञान पूरे देश में लोगों के आंदोलन को संदर्भित करता है। देशों, शरणार्थियों, आर्थिक प्रवासियों या अन्य उद्देश्यों के लिए और कैसे ये लोग संबंधित राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। टेक्नोस्केप्स संदर्भित करता है कि कैसे प्रौद्योगिकी और इसके विकास ने लोगों की आवाजाही को सुगम बनाया है। प्रौद्योगिकी सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही को आसान बना दिया है और ये एक मौलिक है। विभिन्न समुदायों के बीच बातचीत की बदलती प्रकृति में योगदान करने वाले कारक सारे जहां में वित्त स्थान का तात्पर्य वित्त और धन की आवाजाही से है। सीमाओं। मीडियास्केप समाचारों के तीव्र प्रवाह को संदर्भित करता है और साथ ही एक बहुत ही प्रभावशाली और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया। इसके लिए ऐसे मीडिया हाउस जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार सूचना और समाचार का प्रसार। विचार दुनिया भर में विचारों, आख्यानों, सूचनाओं और प्रतीकों के प्रसार को संदर्भित करता है। विश्व के एक भाग को प्रभावित करने वाली घटनाएं दूसरे देश या स्थान को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए अरब स्प्रिंग की अगुवाई वाली घटनाएं जो 2011 में शुरू हुई, लोकतंत्र समर्थक शासनों के लिए एक आंदोलन था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस आंदोलन ने कई अन्य देशों को प्रभावित किया है। इसके मूल का देश ये ट्यूनीशिया में शुरू हुआ, हालांकि ये धीरे धीरे कई अन्य देशों में फैल गया। उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के देश जैसे लीबिया, मिस्र। हालांकि अरब वसंत का प्रभाव इससे प्रभावित सभी देशों पर भी नहीं था। कुछ खास जगहों पर इस आंदोलन को नकारात्मक और अवसरवादी ताकतों द्वारा संयोजित किया गया था और यह जरूरी नहीं कि वे लोग लोकलाइजेशन स्थानीय और वैश्विक दोनों संस्कृतियों की बातचीत को संदर्भित करता है। ये दर्शाता है कि प्रक्रिया जिसमें स्थानीय और वैश्विक दोनों प्राथमिकताओं ने विकल्पों को ढाला है। लोग ये शब्द 2 शब्दों का मेल है जो वैश्वीकरण और स्थानीयकरण। ये शब्द एक प्रक्रिया के विकास को दर्शाता है जिसमें कई वैश्विक उत्पादों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित या परिवर्तित किया गया है। इसी तरह उन उत्पादों में समायोजन और परिवर्तन पेश किए जाते हैं जो स्थानीय रूप से उपयुक्त के अनुसार वितरित किए जाते हैं। विविध दर्शक या वैश्विक रुझान। इस रणनीति का इस्तेमाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अक्सर किया जाता रहा है। कंपनियां अभी तक स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्पादों का विपणन कर सकती हैं। एक वैश्विक अपील है और इसी तरह स्थानीय उत्पाद वरीयता के साथ तालमेल रखने के लिए उपयुक्त है। मांग। हम देखते हैं कि ये केवल ऊपर उल्लिखित शब्द नहीं है बल्कि अन्य शब्द जैसे वैश्विक गांव जो बातचीत की प्रकृति को दर्शाने के लिए शब्दावली का एक हिस्सा बन गए हैं। दुनिया के आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आयामों में इसकी अवधारणा एक वैश्विक गांव एक दूसरे से जुड़े और अन्योन्याश्रित दुनिया के अस्तित्व को दर्शाता है। साझा मूल्यों, प्राथमिकताओं और विचारों के साथ वैश्विक गांव का विचार वास्तव में इनमें से एक है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण की मूलभूत विशेषताएं। एक वैश्विक गांव की ये अवधारणा यात्रा, सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया की कम लागत से त्वरित किया गया है। जलग्लिश 2006।
मीडिया और सोशल नेटवर्क समूहों की उपस्थिति इसमें एक महत्वपूर्ण कारक रही है। संस्कृतियों में विचारों और सूचनाओं के प्रवाह को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए अरब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग के माध्यम से वसंत को प्रमुख रूप से तेज किया गया। आईटी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और नए विकास ने के पैमाने को बढ़ावा दिया है। बातचीत और महाद्वीपों में संचार के लिए लगने वाले समय को कम कर दिया। नतीजतन जिनमें से अधिक संचार और विचारों, मूल्यों और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है कि आंदोलन को सुविधाजनक बनाने वाले परिवहन और बुनियादी ढांचे का विकास लोग एक अन्य प्रमुख कारक हैं जिसने क्रॉस सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। परिवहन के तेज और कुशल साधनों के विकास ने पैमाने में वृद्धि की है और लोगों के लिए गति, इसलिए अधिक बातचीत और मात्रा है गति, आर्थिक अंतर्निर्भरता और लोगों की आवाजाही का बढ़ता हुआ पैमाना और गति नौकरियों और अवसरों की तलाश ने क्रॉस सांस्कृतिक के आंदोलन को भी जोड़ा है को प्रभावित। आर्थिक कारणों के अलावा एक जगह के लिए लोगों का अलग अलग जगहों पर आना जाना, राजनीतिक स्थिरता और अनुकूल वातावरण के साथ ही योगदान कारक सांस्कृतिक विचारों का मिश्रण। कई विद्वानों का तर्क है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक है विभिन्न प्रकार के निहितार्थों के साथ जटिल प्रक्रिया। संस्कृति के कुछ निहितार्थ वैश्वीकरण को संस्कृति की संकरता, सांस्कृतिक समरूपता माना गया है और संस्कृतियों का संघर्ष भी। सांस्कृतिक संकरता पर विचार बताते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों ने कठोर संस्कृतियों के बजाय दृढ़ संस्कृतियों का निर्माण किया है। दूसरी ओर सांस्कृतिक समरूपता पर विचार दुनिया की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, एक में एकीकृत करना और एक मानकीकृत रूप धारण करना जो मुख्य रूप से पश्चिम से उपजा है और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। ये माना जाता है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण है स्थानीय संस्कृतियों को विस्थापित करने और पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। एक समरूप उपभोक्ता संस्कृति के माध्यम से, उदाहरण के लिए अमेरिकी संस्कृति को कहा जाता है, दुनिया के हर कोने में घुस गए हैं और न केवल के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम किया है, बाजार की ताकतों के बजाय आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों के अभिसरण के माध्यम से ताकतों। तथ्य यह है कि मैकडॉनल्ड्स और कोको कोला जैसी कंपनियां प्रयास करने में सक्षम हैं न केवल बाजार पर बल्कि भोजन की आदत और खाने पर भी अथाह प्रभाव। दुनिया भर में लाखों लोगों की प्राथमिकताएं पश्चिमी के एक मजबूत प्रभाव का संकेत देती हैं। संस्कृति वैश्वीकरण को संघर्ष के बढ़ने की प्रक्रिया से भी जोड़ा गया है। संस्कृतियों के बीच अक्सर सैमुअल हंटिंगटन के 1996 प्रसिद्धि के माध्यम से अभिव्यक्ति पाई जाती है। सभ्यताओं के संघर्ष पर काम। वह तर्क देता है कि भविष्य में विशेष रूप से शीत युद्ध के बाद का युग संघर्ष का प्रमुख स्रोत सांस्कृतिक और धार्मिक होगा। लोगों की पहचान और युद्ध संस्कृतियों के बीच होंगे। इसी प्रकार विद्वानों का कहना है कि वैश्वीकरण संघर्ष के बढ़ने का कारण हो सकता है। यह तर्क दिया कि चूंकि वैश्वीकरण स्थानीय संस्कृतियों को विभिन्न प्रकार के प्रभावों के लिए उजागर करेगा, वहाँ होगा ये सांस्कृतिक चेतना की नई भावना और इसलिए के बीच संघर्ष के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है। संस्कृतियाँ वैश्वीकरण के बारे में कहा जाता है कि इसने स्थानीय संस्कृतियों को प्रभावित किया है और अक्सर समरूपीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय संस्कृतियों को पूर्ण उन्मुख और विस्थापित करने के लिए माना जाता है। ये स्थानीय संस्कृतियों के पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार उत्प्रेरक भी रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक रही है। माल, व्यापार, लेनदेन, लोगों के आंदोलन और जिन तरीकों में जानकारी साझा और एक्सेस की प्रकृति में अत्यधिक परिवर्तन शुरू करने के लिए प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से जिम्मेदार रही है। तकनीकी वैश्वीकरण सीमाओं में प्रौद्योगिकी के प्रसार द्वारा विशेषता है। प्रौद्योगिकी ने केवल समाज के आर्थिक पहलुओं को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक संस्थान, जीवन के तरीके और लोगों के विश्व दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया है। प्रौद्योगिकी ने व्यापार के पैमाने और दायरे को निर्धारित करने में मौलिक भूमिका निभाई है। लेनदेन के ऑनलाइन मोड का उपयोग, अनुसंधान और विकास में प्रगति, ऑनलाइन मोड के माध्यम से राष्ट्रीय सीमाओं, इंटरैक्शन और चर्चाओं में मौद्रिक उपकरणों का उपयोग परिदृश्य को बदल दिया है। इस पर परिदृश्य बदल गया है कि समकालीन समय में आर्थिक गतिविधियां कैसे आयोजित की जाती हैं।
परिष्कृत मशीनरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार, विनिर्माण के उन्नत तरीकों ने उत्पादन और रोजगार पैटर्न बदल दिए हैं। वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि वैश्वीकरण के युग में प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास और राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। हालांकि दूसरी तरफ एक तर्क भी है कि तकनीकी परिवर्तन की तीव्र दर और कई विकासशील राज्यों को प्रगति के साथ बनाए रखने में असमर्थता और भागीदारी के लिए पूर्व शर्त को हासिल करने में असमर्थता ने उन्हें तकनीकी भूमंडलीकरण के लाभों को काटने से दूर रखा है, विकसित राष्ट्रों को सक्षम किया गया है। इसके अलावा विभिन्न व्यापार बाधाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ विकासशील देशों के विकास के लिए तकनीकी लाभों के वास्तविक और संभावित हस्तांतरण पर अभी भी सवाल किया गया है। सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र प्रौद्योगिकी में लोगों ने नियमित रूप से कनेक्ट करने और संपर्क में रहने में सक्षम बनाया है। परिवहन के तेजी से साधनों के विकास ने लोगों को अधिक बातचीत के लिए सक्षम किया है, नौकरी के अवसरों, पारिवारिक दायित्वों या यहाँ तक कि अवकाश और पर्यटन के लिए भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निपटान किया है। प्रौद्योगिकी और परिवहन द्वारा सुविधाजनक लोगों के निरंतर बातचीत और आंदोलन ने संस्कृतियों और मूल्यों यहाँ तक कि जीवन शैली के अंतर्मिक्सिंग का नेतृत्व किया है। हम दुनिया के एक हिस्से से अपने स्वयं के क्षेत्र और स्थानीय अनुकूलन के साथ दुनिया के एक हिस्से से व्यंजनों की उपस्थिति देख सकते हैं। रुख के लिए McLuhan बर्गर एक बहुराष्ट्रीय निगम का एक उदाहरण है जिसने अपने व्यापार मॉडल को स्थानीय वरीयताओं को पूरा करने के लिए मोल्ड किया है। इसके अलावा जब हम किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो हम कई खाद्य विकल्पों को ढूंढ सकते हैं। प्रौद्योगिकी स्थानीय स्तर पर सामाजिक संबंधों और प्रभाव संस्कृतियों को आकार देने में सक्षम है। प्रौद्योगिकी, मीडिया और परिवहन द्वारा प्रसारित एक आम संस्कृति की वैश्विक स्तर की खपत वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और तकनीकी आयाम की एक प्रमुख विशेषता है। आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के अलावा तकनीकी भूमंडलीकरण ने एक राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित किया है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया समूहों का उपयोग किया गया है। दुनिया भर के लोग लगातार अपने विचारों और राय को विभिन्न मुद्दों पर साझा करते हैं जो उनके मेजबान देश और देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि पहले के खंडों में चर्चा की गई है, ट्यूनीशिया में जैस्मिन क्रांति और उन घटनाओं के अंतिम समापन से जो अरब वसंत के कारण सोशल मीडिया साइटों के उपयोग से सुविधा प्रदान की गई है। इन दिनों सार्वजनिक राय को प्रभावित करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया साइटों का उपयोग एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम बन गया है। फ्लिप पक्ष पर, जैसा कि दुनिया भर में समुदायों में रचनात्मक एकजुटताओं को बनाने में सक्षम है, सूचना के निरंतर बमबारी और जानकारी के अति प्रवाह ने सही जानकारी तक पहुंचने के लिए चुनौतियां पैदा की हैं। एक और मुद्दा जो एक बड़ी चुनौती उत्पन्न करता है वे यह नकली समाचार की समस्या है जिसे अक्सर विभिन्न मुद्दों पर भय, चिंता और गलत जानकारी बनाने के लिए प्रसारित किया जाता है। इसलिए जानकारी तक पहुंच के आसपास की प्रमुख चुनौतियों में से एक सूचना बनाम विनाश के बीच झगड़ा है। तकनीकी विभाजन। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यद्यपि प्रौद्योगिकी का उपयोग हो गया है, दुनिया के लगभग हर देश और समुदाय में व्याप्त है, वहाँ भी एक व्यापक मौजूद है। राष्ट्रों, समुदायों के बीच और ग्रामीण और शहरी के बीच तकनीकी विभाजन क्षेत्र। गरीब राष्ट्रों और समुदायों के पास अक्सर प्रौद्योगिकी तक पहुँच नहीं होती है। शिक्षा क्षेत्र या अन्य में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाना। विकासात्मक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी दुर्गमता एक प्रमुख पहलू है और ये भी सामाजिक और आर्थिक असमानता का सूचक है। प्राकृतिक के संरक्षण की तुलना में निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग किया गया है। साधन, कई विद्वान आर्थिक की शोषक प्रकृति पर तर्क देंगे। राष्ट्रों के बीच संबंध, यह तर्क दिया जाता है कि कई प्रौद्योगिकियां जो प्रमुख रूप से निम्न हैं, अमीर देशों के निपटान ने संसाधन निष्कर्षण और शोषण के लिए उपयोग किया है। विकासशील दुनिया के संसाधनों का ऐसा दोहन प्राय होता रहा है। मेजबान देश के लोगों की पर्यावरण और कल्याण की लागत, उदाहरण के लिए कुछ प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। पर्यावरणीय क्षति और इसलिए अक्सर नागरिक समाज समूहों द्वारा विरोध किया जाता है या कई देशों में पर्यावरणविद
गोपनीयता और सुरक्षा का मुद्दा तकनीकी के बारे में एक और चिंता का विषय रहा है वैश्वीकरण के आयाम। इसलिए हम महत्वपूर्ण तकनीकी आयामों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। वैश्वीकरण निम्नलिखित के रूप में सीमाओं के आर पार सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रवाह के माध्यम से प्रकट हुआ। अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति में परस्पर संबंध, लोगों की आवाजाही और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच अधिक से अधिक संबंध, साझा मूल्यों और संस्कृति के निर्माण के लिए अग्रणी समुदाय, लोगों, विचारों की आवाजाही के कारण राष्ट्रीय सीमाएं नरम सीमाओं में बदल रही हैं। व्यापार, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और मीडिया का प्रभुत्व एक के रूप में उभर रहा है। ज्ञान निर्माण और प्रसार को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली मीडिया। अन्य आयामों में विशेष रूप से संरक्षणवादी नीतियों का पुनरुत्थान शामिल हो सकता है। ऐसे उदाहरणों में जब व्यापार की शर्तें असमान हो या के लिए नुकसानदेह रही हों। कुछ राष्ट्र स्थानीय सांस्कृतिक पहचान के पुनरुत्थान का एक अन्य आयाम भी हो सकता है। वैश्वीकरण अक्सर स्थानीय पहचान के विघटन के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जोखिम होता है। पश्चिमी संस्कृतियां अक्सर आधुनिक संस्कृतियों और उपभोक्तावादी संस्कृति के समान होती हैं। विकासशील और विकसित देशों के बीच तकनीकी विभाजन, शहरी और ग्रामीण, अमीर बनाम गरीब तकनीकी वैश्वीकरण का एक निहितार्थ है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और ग्रह पर इसके हानिकारक परिणाम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी में बाजार उन्मुख आर्थिक मॉडल का भी एक निहितार्थ है। दुनिया जैसा कि हमने वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों पर चर्चा की है, ये हमारे लिए भी आवश्यक है। वैश्वीकरण के एक अन्य आयाम पर ध्यान केंद्रित करें, जिसे काउंटर वैश्वीकरण के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया है। आंदोलनों। हालांकि शब्द की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, काउंटर वैश्वीकरण या विरोधी वैश्वीकरण आंदोलनों को के अंत तक उन सामाजिक आंदोलनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है 20वीं सदी जिन्होंने की वर्तमान प्रकृति के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है। दुनिया में विकास वे मौजूदा बाजार संचालित के खिलाफ अत्यधिक आलोचनात्मक है। अर्थव्यवस्था वैश्वीकृत नवउदारवादी व्यवस्था प्रमुख रूप से कॉरपोरेट शक्ति पर पनपती है और प्रभाव। इस तरह के आंदोलन पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करते हैं और वैकल्पिक विरोधी का पता लगाने का प्रयास करते हैं। पूंजीवादी वैश्वीकृत संबंध 2024:61। ये आंदोलन समर्थन करना चाहते हैं और लोकतंत्र, पर्यावरणीय स्थिरता, टिकाऊ जैसे मूल्यों को बनाए रखें, विकास, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सबसे हड़ताली में से एक वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों का उदाहरण 1999 में सिएटल की लड़ाई है, जब प्रदर्शनकारी दुनिया के वित्तीय संस्थानों की आलोचना करते हुए सड़कों पर उतर आए। विश्व व्यापार संगठन WTO विशेष रूप से निष्पक्ष व्यापार के संदर्भ में अनुचित होने के लिए मानवाधिकार और श्रम अधिकार इस अध्याय में हमने सीखा कि किस प्रकार विभिन्न कारकों ने सांस्कृतिक और में योगदान दिया है। वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम। हमने उन कारकों पर चर्चा की है जो अंतर करते हैं वैश्वीकरण की समकालीन प्रकृति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय के पहले के रूपों के विपरीत प्राचीन और आधुनिक समय में बातचीत। हमने ये भी चर्चा की है कि कैसे भिन्न होते हैं वैश्वीकरण की प्रकृति और इसके प्रभावों पर विचार। अधिवक्ताओं और संशयवादियों। वैश्वीकरण के विभिन्न परिणामों और वैश्वीकरण की समकालीन प्रकृति पर तर्क दिया है। हालांकि की प्रकृति पर विभिन्न मतों के प्रसार के बावजूद वैश्वीकरण हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण पूरी तरह से एक हालिया घटना नहीं है। दुनिया वास्तव में पहले के समय में भी जुड़ी हुई थी। हालांकि यह बहुत ही पैमाना है, गति है, तीव्रता और विश्व बाजारों का एकीकरण जिसमें अचानक जोखिम या झटका हिल सकता है। किसी राष्ट्र या समुदाय का विश्वास उसकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। वैश्वीकरण की वर्तमान प्रकृति बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बाजारों की उपस्थिति, उत्पादन और विनिर्माण श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत ऑनलाइन मोड की उपस्थिति, लेन देन, तेज हवा और समुद्री मार्ग सभी ने की वर्तमान प्रकृति में योगदान दिया है। वैश्वीकृत दुनिया इसलिए जिसके परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण ने हमारे लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है। दैनिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय जीवन। इस तरह के विकास ने महत्वपूर्ण को जन्म दिया है विभिन्न समुदायों के लिए और विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए। परिणाम अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों में
राज्यों को संतुलित दृष्टिकोण के साथ कार्य करना चाहिए और इस पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। दुनिया में नए विकास का लाभ उठाने के लिए क्षमता निर्माण। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।